नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक्ष और स्वागत है आपका अंतरिक्ष ज्ञान पर। आज की कहानी कोई साधारण डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास, लालच और धोखे के रास्ते से गुजरते हुए मौत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो रिश्तों को इस्तेमाल की चीज समझते हैं और ये सोचते हैं कि पहाड़, अंधेरा और तन्हाई हर गुनाह को छुपा लेंगे। आज की कहानी हमें ले चलती है एक पहाड़ी इलाके की ओर, जहां दूर दूर तक फैले देवदार और चीड़ के पेड़ शाम ढलते ही खामोशी को और भारी बना देते हैं। ये कहानी मुझे उसी इलाके में रहने वाले एक ऐसे शख्स ने भेजी है जो आज भी उस जगह का नाम सुनते ही अपनी नींद खो बैठता है। उसका बस इतना कहना था, अगर किसी को धोखा देने का इरादा लेकर वहां जाओ तो वो जगह तुम्हें कभी माफ नहीं करती। तो साथियों, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष ज्ञान पर आने वाली कहानियां सिर्फ डराती नहीं, कई बार सच भी दिखा देती हैं। अब कहानी शुरू होती है एक दूसरे का हाथ थामे हुए कच्चे पक्के पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए धीरज और आराध्या अब साफ तौर पर थक चुके थे। रास्ता आसान नहीं था, कहीं पत्थर उभरे हुए थे, कहीं कीचड़ जमा था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहा हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा था। आसमान में हल्का सा नारंगी रंग अब गहरे सलेटी में बदलने लगा था। आराध्या ने चलते चलते अपने कदम धीमे कर दिए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने रुककर चारों तरफ देखा और फिर धीरज की ओर मुड़कर बोली, धीरज, तुम मुझे इन सुनसान रास्तों में कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी आवाज में थकान भी थी और डर भी। नीचे तो इतने अच्छे होम स्टे थे, वहां लाइट थी, लोग थे, हम वहीं क्यों नहीं रुके? धीरज ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आराध्या, मैं चाहता हूं हमारा हनीमून सबसे अलग हो। नीचे बहुत भीड़ थी, लोग, शोर, कैमरे। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ शांति में वक्त बिताना है, सिर्फ तुम और मैं। आराध्या ने धीरज की आंखों में देखा। वहां भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। वो बोली, ठीक है, लेकिन अभी और कितना ऊपर चलना है? धीरज ने ऊपर अंधेरे की ओर उंगली से इशारा किया। बस वो देखो। आराध्या ने नजरें उठाईं। घने पेड़ों के बीच अंधेरे में एक पुरानी सी लकड़ी की झोपड़ी धीरे धीरे उभरती नजर आने लगी। झोपड़ी के आसपास कोई रोशनी नहीं थी, बस एक मध्यम सा पीला बल्ब हवा के साथ हल्का हल्का झूल रहा था। उस झोपड़ी को देखते ही आराध्या के दिल में एक अनजाना डर उतर गया। उसने अनजाने में धीरज का हाथ और जोर से पकड़ लिया और वहीं से इस कहानी का असली अंधेरा धीरे धीरे उन दोनों के जीवन में घुसने लगता है। झोपड़ी को सामने देखकर आराध्या के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वो जगह बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही अजीब और भारी लग रही थी। लकड़ी की वो पुरानी झोपड़ी ऐसी लग रही थी जैसे सदियों से इसी जंगल के बीच किसी राज को अपने अंदर दफन किए खड़ी हो। चारों तरफ घास और सूखी पत्तियां बिखरी थीं। हवा जब तेज चलती तो पत्तियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज करती जैसे कोई धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहा हो। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, धीरज, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। धीरज ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो। पहाड़ों में ऐसी जगहें अक्सर ऐसी ही होती हैं। लेकिन सच ये था कि धीरज खुद भी उस झोपड़ी को देखकर थोड़ा असहज हो गया था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया। वे दोनों लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। लकड़ी की दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं। हवा में सीलन और पुरानी चीजों की अजीब सी गंध थी।
रिसेप्शन के नाम पर एक पुरानी मेज और एक टूटी सी कुर्सी रखी थी। उसी मेज के पास एक मध्यम उम्र का आदमी कंबल ओढ़े बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा तेल का लैंप जल रहा था। उस आदमी की आंखें अचानक धीरज और आराध्या पर पड़ीं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। बुकिंग है? उसने भारी आवाज में पूछा। धीरज ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, जी, हमने फोन पर बात की थी। वो आदमी लकड़ी की अलमारी से एक पुराना रजिस्टर निकालता है और पन्ने पलटने लगता है। नाम? धीरज, और ये मेरी पत्नी आराध्या। नाम सुनते ही उस आदमी ने एक पल के लिए आराध्या को ध्यान से देखा। उस नजर में कुछ ऐसा था जिसे आराध्या समझ नहीं पाई, जैसे वो आदमी उसे पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले से जानता हो। फिर वो रजिस्टर बंद करता है और कहता है, ऊपर तीसरा कमरा, चाबी रख लो। उसने एक पुरानी जंग लगी चाबी धीरज की हथेली पर रख दी। चाबी को छूते ही आराध्या को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उस धातु में सिर्फ लोहा नहीं कुछ और भी दबा हुआ हो। धीरज ने पूछा, खाने का क्या इंतजाम है? वो आदमी बोला, अगर चाहिए तो थोड़ा पहले बता देना, यहां आसपास कोई होटल नहीं है। धीरज ने हाँ में सिर हिलाया और चाबी लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई, साहब। धीरज और आराध्या दोनों रुक गए। वो आदमी कुछ सेकंड तक धीरज को घूरता रहा, फिर बोला, रात के समय कमरे से बाहर मत निकलना। ये सुनते ही आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर पूछा, क्यों? वो आदमी थोड़ा रुककर बोला, ये इलाका जंगली है और रात यहां ठीक नहीं होती। इतना कहकर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। धीरज ने बात को टालते हुए आराध्या का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन आराध्या के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, रात यहां ठीक नहीं होती, इसका मतलब क्या था? जब वे तीसरे कमरे के सामने पहुंचे तो धीरज ने चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का कमरा पुराना था, बहुत पुराना। लकड़ी का बेड, पुरानी अलमारी और दीवारों पर नमी के गहरे निशान। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगती है। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, धीरज, सच बताओ, क्या हम यहां सही जगह आए हैं? धीरज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। बस एक रात है, कल सब ठीक लगेगा। लेकिन उसी पल कमरे के किसी कोने से हवा का एक ठंडा झोंका आराध्या के कानों के पास तेजी से गुजरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मारती हो। आराध्या कांप उठी और वहीं से डर अब सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बनने लगा था। आराध्या उस ठंडी फूंक को महसूस करते ही एकदम से कांप उठी। उसका पूरा शरीर जैसे सिहर गया हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में धीरज के अलावा कोई नहीं था। दीवारें वैसी ही खामोश, फर्नीचर वैसा ही जर्जर और हवा बिल्कुल स्थिर। फिर भी आराध्या के कानों में वो एहसास अब भी ताजा था। धीरज, उसकी आवाज कांप रही थी। किसी ने अभी मेरे कान के पास फूंक मारी। धीरज ने पहले तो हंसने की कोशिश की, लेकिन आराध्या का चेहरा देखकर उसकी हंसी खुद ही रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला। शायद कोई कीड़ा होगा, ये जंगल का इलाका है। लेकिन सच ये था कि धीरज खुद भी उस कमरे में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और कमरे के हर कोने को ध्यान से देखने लगा। बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पास, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। देखा, धीरज ने कहा, कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। आराध्या चुप हो गई, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो जानती थी कि जो उसने महसूस किया वो कल्पना नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। कमरे की लाइट बहुत तेज नहीं थी, बस एक पीली सी रोशनी जो दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। आराध्या की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद
कोसों दूर धीरज उसकी पीठ की तरफ करवट लेकर लेटा था। उसका मोबाइल धीमी रोशनी में बार बार जल बुझ रहा था। वो किसी से लगातार मैसेज कर रहा था। हर मैसेज के बाद वो एक नज़र आराध्या की तरफ जरूर देखता, जैसे ये पक्का कर रहा हो कि वो सो रही है। रात धीरे धीरे गहराती चली गई। बाहर जंगल की आवाजें अब और तेज लगने लगी थीं। कभी किसी जानवर की चीख जैसी आवाज, तो कभी हवा में हिलते पेड़ों की अजीब सरसराहट। करीब रात के 1 बजे आराध्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। आराध्या, आवाज धीरज की थी, लेकिन बहुत दूर से। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा और गहरा हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरज को टटोलना चाहा, लेकिन बिस्तर का वो हिस्सा खाली था। आराध्या एकदम से बैठ गई। धीरज? कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर बाथरूम की तरफ गई। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं। अब उसकी नजर कमरे के मुख्य दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसी पल उसके दिमाग में रिसेप्शन वाले आदमी की बात गूंज गई, रात के समय कमरे से बाहर मत निकलना। आराध्या डर के मारे जम सी गई, लेकिन धीरज की चिंता डर पर हावी हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, कॉरिडोर में फैला हुआ लाल रंग उसकी आंखों के सामने नाच उठा। खून, बहुत सारा खून। फर्श पर, दीवारों के पास और सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ। आराध्या की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसका सिर भारी होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय बालकनी में खड़ा धीरज फोन पर धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा था। आराध्या की चीख सुनते ही उसका फोन हाथ से छूट गया। वो दौड़ता हुआ कमरे की तरफ आया। दरवाजे पर आराध्या को बेहोश पड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आराध्या! उसने उसे हिलाया, नाम पुकारा, लेकिन वो होश में नहीं थी। इतने में नीचे से वही आदमी, होम स्टे का केयरटेकर, तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। क्या हुआ साहब? उसने घबराकर पूछा। धीरज कुछ कह नहीं पाया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या ने क्या देखा था। उसने आराध्या को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। कुछ देर बाद आराध्या को होश आया। आंखें खुलते ही वो रोने लगी। खून, वो कांपती आवाज में बोली। बाहर बहुत सारा खून था। धीरज हैरान रह गया। खून? कहां? दरवाजे के बाहर, आराध्या बोली। मैंने देखा, मैंने सच में देखा। धीरज बाहर गया। कॉरिडोर में सब कुछ साफ था, न खून न कोई निशान। वो वापस आया और बोला, वहां कुछ नहीं है, तुम शायद सपना देख रही थी। लेकिन आराध्या जानती थी वो सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी, और ये चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई थी। आराध्या बिस्तर पर बैठी लगातार कांप रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही दृश्य जिंदा था। फर्श पर फैला खून, दीवारों तक जाता लाल रंग, और वो अजीब सी सन्नाटे वाली बदबू। धीरज उसके सामने बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द आराध्या के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। मैंने सच में देखा था धीरज, वो फुसफुसाई। इतना खून, कोई सपना इतना साफ नहीं होता। धीरज एक पल के लिए चुप हो गया। वो जानता था कि आराध्या झूठ नहीं बोल रही, फिर भी वो उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय वो आदमी, होम स्टे का केयरटेकर, कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो साफ नहीं कहा जा सकता। मैडम, उसने धीमी आवाज में कहा, आप ज्यादा सोचिए मत। कभी कभी यहां ऐसा महसूस हो जाता है। ऐसा? आराध्या ने हैरानी से पूछा। वो आदमी कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, यह जगह पूरी तरह साधारण नहीं है।
इतना कहकर वो पलट गया और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। धीरज आराध्या के पास बैठा उसका हाथ पकड़ लेता है। देखो, वो बोला, हम कल सुबह यहां से चले जाएंगे, बस आज की रात निकाल लेते हैं। आराध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब एक डर घर कर चुका था। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज लग रही थी। बाहर हवा का शोर कभी तेज हो जाता, कभी बिल्कुल थम जाता। करीब रात के 2:30 बजे धीरज धीरे से बिस्तर से उठा। आराध्या आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन वो जाग रही थी। उसने महसूस किया कि धीरज कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? उसने अचानक पूछा। धीरज चौंक गया। बस हवा लेने, वो हकलाया। आराध्या उठकर बैठ गई। अभी? इतनी रात को? धीरज उसकी आंखों में देख नहीं पाया। वो बिना कुछ कहे बालकनी की तरफ चला गया। आराध्या बिस्तर पर बैठी उसकी परछाई दरवाजे के पास गायब होते देखती रही। कुछ ही सेकंड बाद कमरे के किसी कोने से एक आवाज आई, रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन दर्द से भरी। ये सही नहीं है। आवाज जैसे दीवारों से टकराकर सीधे दिल में उतर रही थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। धीरज बालकनी से भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुमने भी सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। आराध्या कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरज खिड़की के पास गया, बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। धीरज झटके से खिड़की बंद कर देता है। अब सो जाओ, वो जबरदस्ती बोला, लेकिन नींद दोनों से कोसों दूर थी। धीरज पूरी रात मोबाइल पर मैसेज करता रहा। हर कुछ देर बाद वो आराध्या को देखता, जैसे कुछ तय कर चुका हो। सुबह करीब 10 बजे आराध्या की नींद खुली। धीरज अब भी सो रहा था। उसका मोबाइल तकिए के नीचे दबा हुआ था। आराध्या धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गई, शावर चालू किया। पानी सामान्य था, लेकिन तभी ड्रेनेज के पास कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले कुछ काले से रेशे, फिर लंबे बाल। बाल ड्रेनेज से बाहर निकल रहे थे, धीरे धीरे और ज्यादा। आराध्या घबरा गई। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन वे बाल उसके पैरों से लिपट गए, फिर कमर से, फिर हाथों से, और फिर उसके गले तक। उसकी चीख उसके मुंह में ही घुट गई। कुछ सेकंड या शायद मिनट उसके लिए समय रुक चुका था। फिर अचानक वे बाल वापस ड्रेनेज में खिंचने लगे। आराध्या जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा खाली, जैसे उसके अंदर अब कोई और जाग चुका हो। आराध्या बाथरूम के फर्श पर काफी देर तक यूं ही बैठी रही। पानी अब भी शावर से धीरे धीरे टपक रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके भीतर कुछ बदल चुका हो, कुछ ऐसा जो अब पीछे नहीं लौट सकता। कुछ देर बाद वो उठी, बिना किसी हड़बड़ी के शॉवर बंद किया, तौलिया लिया और बाहर आ गई। कमरे में धीरज अब भी सो रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, जैसे रात भर कुछ भी उसे परेशान नहीं किया हो। आराध्या बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे देखती रही। उसकी नजर धीरज के चेहरे पर थी, लेकिन जैसे वो उसे देख नहीं रही थी, बल्कि उसके पीछे छुपे इरादों को पढ़ रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर अचानक, धीरज। उसकी आवाज भारी थी, पहले जैसी नहीं। धीरज एक झटके में जाग गया। उसने आंखें खोलते ही आराध्या को अपने सामने खड़ा पाया। इतनी देर क्यों लगी? उसने झुंझलाकर पूछा। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जिसकी आदत धीरज को थी। धीरज असहज हो गया। क्या हुआ? उसने फिर पूछा। कुछ नहीं, आराध्या बोली, बस आज बाहर घूमने चलेंगे। उसके बोलने का ढंग बदला हुआ था। धीरज ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए,
वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाया, आराध्या की नजर सीधे उस पर गई। फोन क्यों बंद कर रहे हो? उसने अचानक पूछा। धीरज घबरा गया। ऐसे ही, बैटरी कम है, वो हकलाया। तो चार्ज कर लो, आराध्या बोली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में दबाव था। धीरज ने कांपते हाथों से फोन चार्जिंग में लगा दिया। ठीक उसी पल कॉल आने लगी। स्क्रीन पर एक नाम चमका। धीरज ने बिना देखे कॉल काट दी। आराध्या सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब सब साफ था। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकल गए। हवा ठंडी थी। धीरज चलते हुए बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। थोड़ी दूर एक पार्क था। वहां धीरज आराध्या को एक बेंच पर बिठा देता है। मैं अभी आता हूं, वो कहता है। आराध्या चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। धीरज पार्क से बाहर निकलते ही दो आदमियों से मिलता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। वे दोनों उसके दोस्त थे। उनकी बातचीत धीमी थी, लेकिन इरादे साफ। आज ही करना है, उनमें से एक बोला। धीरज सिर हिलाता है। मौका मिलते ही, वो कहता है। उधर पार्क की बेंच पर बैठी आराध्या अचानक धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने आसपास देखा। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बहुत पुरानी, बहुत परिचित। अब समय आ गया है। आराध्या धीरे से उठी। उसके कदम अब हल्के नहीं थे। वे जमीन पर गूंज रहे थे। और इस बार शिकार वो नहीं थी। हवा अब ठंडी नहीं रही थी, वो भारी हो चुकी थी। ऐसी हवा जो सांसों को अंदर जाने से पहले रोक लेती है। आराध्या पार्क से धीरे धीरे होम स्टे की ओर लौट रही थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक अजीब सी तसल्ली, जैसे सब कुछ अब उसी दिशा में जा रहा हो जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इधर धीरज अपने दोस्तों के साथ योजना पूरी कर चुका था। उनकी बातें सीधी थीं, निर्मम थीं। पैसा, काम और फिर हमेशा के लिए खामोशी। धीरज वापस होमस्टे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता गया, उसका दिल बेचैन होता गया। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं। फिर भी वो एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कमरे में पहुंचते ही उसने आराध्या को बिस्तर पर बैठा पाया। कमरा अजीब तरह से ठंडा था। लाइट धीमी सी झपक रही थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? धीरज ने पूछा। आराध्या ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पीली थीं। धीरज एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। आराध्या, तुम ठीक तो हो? उसने कदम पीछे खींचा। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं ठीक हूं, वो बोली। अब मैं बहुत ठीक हूं। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी आंखें चमक रही थीं। धीरज भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में हवा तेज हो जाती है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं। तुमने मुझे धोखा दिया, आवाज गूंजती है। अब वो आराध्या की नहीं, किसी और की थी। तुम मुझे मारना चाहते थे, मेरे ही प्यार का इस्तेमाल करके। धीरज रोने लगता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हवा में एक तेज झटका लगता है। धीरज हवा में उठ जाता है। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं राम्या हूं, आवाज गूंजती है, और जो धोखा देते हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ती। एक तेज आवाज, और धीरज जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल खामोश। इधर धीरज के दोस्त होमस्टे के दूसरे कमरे में अपने अंजाम का इंतजार कर रहे थे। लाइटें अपने आप जलती बुझती हैं। दरवाजे जोर जोर से हिलते हैं, और फिर
एक एक करके खामोशी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लाशें थीं, गवाह कोई नहीं। आराध्या होश में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पछतावा नहीं। होम स्टे हमेशा के लिए सील कर दिया गया और वो जगह आज भी वही है, खामोश, सुनसान। कहते हैं अगर कोई कपल धोखे की नीयत से वहां जाता है तो रात उसे खुद बता देती है कि सच क्या होता है। तो साथियों, यह कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। प्यार में धोखा सबसे बड़ा गुनाह होता है और कभी-कभी इंसाफ कानून नहीं, अंधेरा करता है। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। अगली कहानी तक याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कोई न कोई राज जरूर छुपा होता है।